हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग हब। आप सभी का मेरे चैनल द लर्निंग हब में स्वागत है। तो आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ बीए इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर के ऊपर जो हमारा क्वेश्चन पेपर हुआ था कल, उसकी मैं आंसर की लेकर आई हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है और हम इंग्लिश सब्जेक्ट है हमारा। इसका जो नेम है वो है इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स और ये हमारी बुकलेट नंबर एस है। तो आज हम बुकलेट नंबर एस को सोल्व करेंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी है, पी क्यू आर एस हमारी ये 4 बुकलेट होती हैं। वो चारों बुकलेट में सेम क्वेश्चन होते हैं, बस फ़र्क इतना होता है कि वो रीअरेंज होते हैं, यानी कि सभी बुकलेट में मतलब सीरीज़ वाइज नहीं दिए होते, आगे पीछे दिए होते हैं। ठीक है, जो इसकी टाइमिंग है वो 75 मार्क्स की है। सॉरी, इसके जो मार्क्स हैं वो 75 मार्क्स का ये पेपर है और जो टाइमिंग है वो 2 आवर्स की है। ठीक है, तो ये सीसीएस यूनिवर्सिटी का पेपर है, लेकिन जिन बच्चों के एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन पेपर होते हैं, यानी कि एग्ज़ाम एमसीक्यू टाइप या ओएमआर बेस्ड होते हैं, उन्हीं सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टाइम वेस्ट किए बिना। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू बेकन अबंट स्टडी इन मोर्स मीन्स। तो हमारा ऑप्शन ए है स्टडीज़ इन्फ्लुएंस मैनर कैरेक्टर, बी है स्टडीज़ आर यूजलेस इन डेली लाइफ, स्टडीज़ आर ऑफ स्कॉलर्स ओनली, और स्टडीज़ मस्ट बी अबंडेड इन ओल्ड एज। तो इन्होंने पूछा है कि इसका मतलब क्या है, तो हमको बताना है कि बेकन के अकॉर्डिंग इसका मतलब क्या है। तो उनका मतलब है स्टडीज़ इन्फ्लुएंस मैनर और कैरेक्टर, उनका जो मतलब है यही है। तो इसका फर्स्ट का ए आंसर सही है, क्योंकि वो ऐसा तो नहीं मानते कि जो स्टडीज़ है वो डेली लाइफ में यूज़लेस है, ऐसा वो बिल्कुल नहीं मानते हैं हमारे बेकन जी। और सी में कहा गया है स्कॉलर्स आर फॉर स्टडीज़ आर ऑफ स्कॉलर ओनली, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बस जो स्टडी है वो स्कॉलर के लिए ही है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि जो स्टडी है कि ओल्ड एज में आने के बाद स्टडी को पढ़ना छोड़ देना चाहिए, ऐसा कुछ ही नहीं है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर है। तो हम क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन सेकंड है हमारा, इन विच ईयर वो ड्रीम चिल्ड्रन आर रेवरी पब्लिश्ड। तो ड्रीम चिल्ड्रन आर रेवरी जो हमारी वो है ऑथर के द्वारा लिखी गई है ये। तो पूछा है कि कब पब्लिश हुई थी, तो हम इसका वो बताना है कि किस सन में ये पब्लिश हुई थी। तो जो ये हमारी पब्लिश हुई थी ये हमारी हुई थी 1822 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1822 में है। ठीक है, ड्रीम चिल्ड्रन जो है वो चार्ल्स लैम्स के द्वारा लिखी गई है और 1822 में पब्लिश हुई थी लंदन मैगज़ीन में, लेकिन 1823 में पब्लिश हुई थी एसेस ऑफ इलिया में। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो ड्रीम चिल्ड्रन आर रेवरी इज़ टेकन फ्रॉम विच कलेक्शंस ऑफ एसे। तो यहाँ पे पूछा गया है जो ड्रीम चिल्ड्रन है ये किस कलेक्शन से ली गई है एसे के। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया है, इसका करेक्ट आंसर है एसेस ऑफ इलिया इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, हु आर द ड्रीम चिल्ड्रन इन द एसे। तो यानी कि जो ये हमारा एसे है ड्रीम चिल्ड्रन, नाम भी ड्रीम चिल्ड्रन है इसका, तो उन्होंने पूछा है कि ड्रीम चिल्ड्रन कौन थे एसे के अंदर, यानी कि ड्रीम चिल्ड्रन यानी कि जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जो वो स्वप्न देख रहा था, तो उसमें ड्रीम चिल्ड्रन कौन थे उसके। तो जॉन और मैरी थे, या एलाइस जॉन थे, या फिर एडवर्ड और लूसी थे, या एडवर्ड एलाइस थे। तो इसमें हमको बताना है कि उसके ड्रीम चिल्ड्रन कौन थे, यानी कि इमेजिनरी चिल्ड्रन कौन थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जॉन एलाइस, यानी कि एलाइस एंड जॉन इज़ द करेक्ट आंसर। फोर्थ का भी आंसर हमारा करेक्ट है। तो अब हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, टू होम डज लैम रेफर्स एज हिज ग्रैंड मदर इन द एसे ड्रीम चिल्ड्रन। यानी कि जो ड्रीम चिल्ड्रन ऐसे हैं उसके अंदर लैम ने अपनी ग्रैंड माँ किसको माना, मिसेस फील्ड को माना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर यही है, क्योंकि मिसेस फील्ड को ही उसने अपनी ग्रैंड माँ माना था। तो हम कुछ सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है, होम डिड चार्ल्स लैम लव डीपली बट कुड नॉट मैरी। यानी कि जो चार्ल्स लैम था वो किससे क्या है, बहुत ज़्यादा प्यार करता था लेकिन शादी नहीं कर सका। तो हमारा इसका आंसर क्या है, तो सिक्स का ए ऑप्शन दे रखा है मैरी लैम है, सारा फील्ड है, एलाइस विन है, या फिर डी ऑप्शन है हमारा ब्रिडगेड
एलिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एलाइस विन। ठीक है, तो हम 7th देख लेते हैं अब। कलमाज आइडिया ऑफ पेट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन इज रूटेड इन विच इंडिया प्रिंसिपल। यानी कलाम के जो आइडियाज़ हैं देशभक्ति को लेकर, तो उन्होंने बताया है कि वो किस प्रिंसिपल के अंदर है, हमारे इंडिया में धर्म के अंदर हैं जो इनके आइडियाज़ है कि बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन इज़ रूटेड इन विच रीजन। तो धर्म है वो नॉन वायलेंस है, या फिर द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली है, या सेल्फ रूल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ए, धर्म और ड्यूटी के अंदर ही ये चीज़ें हैं। तो हमारा क्वेश्चन 8 आता है, इन कलाम्स विजन विच ग्रुप कैराइज द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्टिसिपेटिंग टू पैट्रियोटिज्म। यानी कि कलाम की दृष्टि में कौन सा ग्रुप है, जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से बताना है हमको, जो हमारा सच्ची देशभक्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इन्होंने कह रखा है पॉलिटिशियंस हैं क्या, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स हैं, या फिर रिलीजियस लीडर्स हैं, या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है टीचर और स्टूडेंट है, क्योंकि जो कलाम जी हैं वो मानते हैं यानी कि जो देश का भविष्य है, यानी कि जो इस राष्ट्र को और ज़्यादा मजबूत बनाएंगे या फिर राष्ट्रभक्ति की भावना को फैलाएंगे, तो इसका उनके अकॉर्डिंग टीचर और स्टूडेंट ही है। क्योंकि जो स्टूडेंट है वो क्या है, देश का फ्यूचर है, देश का भविष्य है हमारा स्टूडेंट। ठीक है, और टीचर ही स्टूडेंट को एक अच्छे से उसमें ढालेगा सांचे में। तो 9th क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद व्हाट इज़ इंडियाज़ रियल कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड। यानी कि स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंग इंडिया का वास्तविक योगदान क्या है दुनिया को। यानी जो हमारा भारत इंडिया है, इस इंडिया ने विश्व को क्या चीज़ प्रदान की है, या फिर किस चीज़ का कंट्रीब्यूशन किया है वो बताना है हमको। क्या पॉलिटिकल पावर का, इंडिया ने पॉलिटिकल पावर का कंट्रीब्यूशन किया है, या फिर साइंटिफिक इन्वेंशन का क्या है कि उसने साइंटिफिक अनुसंधान किए हैं। और थर्ड है हमारा स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस आइडियाज़, या फिर उसने स्पिरिचुअल और रिलीजियस आइडियाज़ को फैलाया है वर्ल्ड के अंदर, या फिर इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस को फैलाया है। तो देखो, अगर किसी बच्चे ने इनके ये नहीं पढ़े होंगे, वो स्वामी विवेकानंद का ये भी नहीं पढ़ा होगा, वो नॉर्मली बता सकता है। क्योंकि जो हमारा इंडिया है वो क्या है, स्पिरिचुअल और रिलीजियस आइडियाज़ को उसने फैलाया है और इसी के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस भी है। क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, विच वैल्यूज़ अकॉर्डिंग टू विवेकानंद इज सेंट्रल टू इंडियन सिविलाइजेशन। तो पहला है मटेरियल प्रोस्पेरिटी है, स्पिरिचुअलिटी और मोरालिटी है, पॉलिटिकल डोमिनेंस है, और इंटेलेक्चुअल डिबेट है। तो हमारा 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, स्पिरिचुअलिटी एंड मोरालिटी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम 11th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11th वाला क्वेश्चन क्या है, व्हाट अकॉर्डिंग टू विवेकानंद द डेंजर ऑफ मटीरियलिज्म। मटीरियलिज्म यानी कि भौतिकवाद। ठीक है, तो विवेकानंद के अकॉर्डिंग मटीरियलिज्म का खतरा क्या है, वो पूछ रहे हैं किस लिए हमारे लिए हानिकारक है, या फिर इसका खतरा क्या है। तो इट प्रोमोट्स एजुकेशन, ये एजुकेशन को प्रोमोट करेगा इसलिए खतरनाक है, बिल्कुल नहीं। या फिर इट लीड्स टू सोशल यूनिटी, या सोशल यूनिटी को एकता प्रदान करेगा, सामाजिक एकता प्रदान करेगा। इट वीकनेस मोरल एंड स्पिरिचुअल लाइफ, या फिर मोरल और स्पिरिचुअल लाइफ को वीक करेगा। इट इंक्रीज पीस ऑफ माइंड। तो जैसा कि इसका करेक्ट आंसर जो है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, क्योंकि ये मोरलिटी यानी जो नैतिक और स्पिरिचुअल लाइफ है उसको क्या करेगा, वीक करेगा। ठीक है, अगर देखो आप थोड़ा सा भी इसको अगर ध्यान से देखो, इट प्रोमोट्स एजुकेशन, ये क्या है, एक पॉजिटिव इफेक्ट है। इट लीड्स टू सोशल यूनिटी, ये भी क्या है, एक पॉजिटिव इफेक्ट है क्योंकि ये सामाजिक एकता को प्रदान करेगा। और फोर्थ जो है, इट इंक्रीज पीस ऑफ माइंड, और यह क्या है, मानसिक शांति प्रदान करेगा। तो आप इस चीज़ के बेसिस पे भी लगा सकते थे कि यहाँ पे पॉजिटिव दे रखा है और ख़तरनाक किस वजह में होगा, अगर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा तभी तो खतरनाक होगा, और यहाँ पे ये मोरल और स्पिरिचुअल लाइफ का वीकनेस जो दे रखा है वो नेगेटिव ही है, तो इसलिए हमारा सी करेक्ट है। ओके,
तो हम 12th क्वेश्चन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू विवेकानंद व्हाट इज़ ट्रू रिलीजन, यानी जो विवेकानंद है उनके अनुसार ट्रू रिलीजन जो है, वास्तविक धर्म क्या है, हमको ये बताना है। तो पहला है ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास जिसे कहते हैं। बी है फॉलोइंग रिचुअल्स, यानी कि जो रिचुअल्स हैं, रीति रिवाज हैं, उनको फॉलो करना। थर्ड है आइडल वर्शिप, आइडल वर्शिप करना, पूजा पाठ। और या फिर यह है रियलाइजेशन ऑफ द डिवाइन विद इन, या फिर अपने अंदर ही वास्तविक डिवाइन को रियलाइज़ करना, पहचानना। तो ऑफ कोर्स इसका आंसर जो है वो है आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि अंधविश्वास तो हो नहीं सकता वास्तविक धर्म, और ना ही रिचुअल्स को फॉलो करना हो सकता है वास्तविक धर्म, और ना ही आइडल वर्शिप को वो, मतलब जो विवेकानंद जी आइडल वर्शिप को वो नहीं मानते कि ये वास्तविक धर्म है। तो उनके अकॉर्डिंग डी का आंसर जो है वो करेक्ट है, क्योंकि रियलाइजेशन ऑफ द डिवाइन विद इन, अपने अंदर ही डिवाइन को रियलाइज़ करना, उनके अकॉर्डिंग यही हमारा वास्तविक धर्म है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 13 क्वेश्चन, इन विच इंडिया स्टेट इज़ द स्टोरी द टनल सेट, जो हमारी द टनल स्टोरी है वो किस स्टेट में सेट की गई है, हमको ये बताना है। तो इसका ये जो स्टोरी है हमारी उत्तराखंड में की गई है, सॉरी हिमाचल प्रदेश में की गई है, उत्तराखंड में की गई है, वेस्ट बंगाल में की गई है, असम में की गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तराखंड, क्योंकि ये हमारी जो स्टोरी है वो उत्तराखंड में ही सेट की गई है। ठीक है, तो 13 का बी जो है वो करेक्ट आंसर है। और 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 क्या है? 14 है हमारा व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द टनल, जो द टनल स्टोरी है उसका जो सेंट्रल थीम है हमको वो बताना है कि इसका सेंट्रल थीम क्या है। तो जॉय ऑफ चाइल्डहुड एंड वंडर ऑफ डिस्कवरी, पॉवर्टी और स्ट्रगल है, सोशल इंजस्टिस है, या फिर अर्बन लाइफ वर्सेस रूरल लाइफ है। तो इसका जो करेक्ट थीम है वो है जॉय ऑफ चाइल्डहुड एंड वंडर ऑफ डिस्कवरी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 15 क्वेश्चन। तो ये है हमारा विच लिटरेरी क्वालिटी इज़ मोस्ट विजिबल इन रस्किन बॉन्ड्स द टनल, यानी कि कौन सी क्वालिटी क्या है मोस्ट विजिबल है, जो हमें सबसे ज़्यादा दिखाई देती हैं, लिटरेरी क्वालिटी है, और हमको वो बताना है जो सबसे ज़्यादा हमको क्वालिटी दिखाई देती है रस्किन बॉन्ड की द टनल में। ठीक है, तो इसका जो आंसर है देखते हैं, इसका आंसर क्या है, सिंपलिटी एंड लव ऑफ नेचर, हमको ये दिखाई देता है रस्किन बॉन्ड की द टनल में, सिंपलिटी एंड द लव ऑफ नेचर, यानी कि जैसे कि आप देखते हैं द टनल के अंदर उन्होंने किस तरह से नेचर को प्रदर्शित किया है, कितनी अच्छी तरह से दिखाया गया है। तो सिंपलिटी और द एंड लव फॉर नेचर, ये हमारा इसका वो है क्वालिटी है। ठीक है, तो हम देखते हैं 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड डेवलप्स बिटवीन सूरज एंड रणवीर इन द स्टोरी द टनल, यानी कि सूरज और रणवीर के बीच किस प्रकार का क्या है बॉन्ड है, हमको बताना है। क्या वो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप है? नहीं, क्योंकि टीचर स्टूडेंट की तो वहाँ पे कोई बात ही नहीं आई है, आप इजीली इसको लगा सकते हैं। फादर सन का नहीं, फादर सन का भी नहीं है। तो इसका जो वो है बॉन्ड है वो है फ्रेंडशिप का बॉन्ड। ठीक है, 17 पे चलते हैं हम। व्हाट डज द डार्कनेस ऑफ द टनल सिग्निफाई द स्टोरी द टनल, यानी कि जो डार्कनेस ऑफ द टनल है वो किस चीज़ को सिग्निफाई करता है द टनल स्टोरी के अंदर। ठीक है, तो मिस्ट्री, डेंजर एंड टियर ऑफ मी अननोन, सॉरी फियर ऑफ मी अननोन, या फिर बोर्ड रूम एंड रूटीन। तो हमको बताना है 17 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ए ही है, क्योंकि मिस्ट्री को भी करता है, डेंजर यानी कि खतरे को भी दिखाता है, और फियर को भी दिखाता है। ठीक है, तो 18 देखते हैं हम। 18 क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू बैकन व्हाट इज़ द चीफ यूज़ ऑफ स्टडीज़ इन डिस्कोर्स, यानी कि हमें बैकन के अकॉर्डिंग चीफ यूज़ बताना है किसका, डिस्कोर्स का। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि जो बैकन है उन्होंने क्या है ऑफ स्टडीज़ लिखा है इससे। ठीक है, और इन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में बताया है, और जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि ये जो लाइन है ना जो इन्होंने यहाँ पे दे रखी है बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टो लिखी हुई है। तो हमको बताना है डिस्कोर्स का चीफ यूज़ बताना है स्टडीज़ में। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ डिस्कोर्स क्या होते हैं। डिस्कोर्स होते हैं प्रवचन। तो उन्होंने बताया है कि प्रवचन में, भाषण वगैरह में जो हमारी स्टडी है वो
उसका चीफ यूज़ क्या है? उसका चीफ यूज़ है अलंकृत करना, यानी जो वचन है या प्रवचन है उनको अलंकृत कर देती है। तो ऑर्नामेंट जो है इसका करेक्ट आंसर है 18 का बी। तो हम 19 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज सेंट्रल टू ड्रीम चिल्ड्रन आर एवरी, यानी कि जो लिटरेरी डिवाइस है वो बतानी है हमने ड्रीम चिल्ड्रन के अंदर। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, जैसे लिखी हुई था इसमें अ ड्रीम चिल्ड्रन रेवरी, क्योंकि यह क्या है, दिव्य सपना है। रेवरी क्या होता है, डे ड्रीम होता है ये। तो रेवरी क्या है, इसका सेंट्रल लिटरेरी डिवाइस है। तो हम 20 की बात कर रहे हैं, 20 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट वाज मिसेस फील्ड प्रोफेशन इन एसे ड्रीम चिल्ड्रन, यानी कि जो ड्रीम चिल्ड्रन है जो कि लिखी थी चार्ल्स लेम में, उसके अंदर ये जो थी मिसेस फील्ड जो कौन थी, ग्रांड माँ थी। तो हमको बताना है ये क्या व्यवसाय करती थी, यानी कि क्या प्रोफेशन था या क्या जॉब करती थी। ठीक है, क्या ये नर्स थी? ऑफ कोर्स नॉट, ये नर्स नहीं थी, ना ही गवर्नेंस थी, ना ही नौकरानी थी, बल्कि ये थी हाउस कीपर। तो हाउस कीपर का ये काम करती थी। ठीक है, तो अब 21 क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ डज़ द एसे ड्रीम चिल्ड्रन एंड, तो हमको बताना है कि जो ड्रीम चिल्ड्रन एसे है वो किस प्रकार से ख़त्म हुआ, यानी कि उसकी एंड में क्या हुआ, हमें ये बताना है। तो एंड में क्या होता है कि जो चिल्ड्रन थे उसके इमेजिनरी चिल्ड्रन थे जॉन और एलाइस, वो क्या हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो इसका फिर बी जो है वो करेक्ट आंसर है, विद द चिल्ड्रन वैनिशिंग एज ड्रीम फिगर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 22 क्वेश्चन देखते हैं हम। हु इंजॉयड मिसेस फील्ड स्टोरीज मस्ट इन एसे ड्रीम चिल्ड्रन, यानी कि मस्ट, सॉरी यहाँ पे मोर है शायद, दिख नहीं रहा सही से। तो मिसेस फील्ड की जो स्टोरीज थी उन्हें कौन सबसे ज़्यादा इंजॉय करता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, द चिल्ड्रन इन द एसे। जो एसे में चिल्ड्रन थे उनको क्या था, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे उन स्टोरीज़ को सुनने में, और उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था उन कहानियों को सुनने में। तो 23 का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ ड्रीम चिल्ड्रन, तो ड्रीम चिल्ड्रन का मेन थीम क्या है, हमको ये बताना है। तो देखते हैं इसके कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं। चाइल्डहुड इनोसेंस, लव एंड लॉस, मेमोरी, नोस्टाल्जिया एंड अनफिल्ड डिज़ायर, ह्यूमर इन फैमिली लाइफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इसका सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि यादें मतलब स्मृतियाँ, पुरानी यादें और जो कि डिज़ायर हैं जो कि पूरी नहीं हुई है, और यही इसका मेन थीम है। जैसा कि आपने स्टोरी भी पढ़ी होगी, आप देखते होंगे, जैसे वो दादी कहानी सुना रही है, तो एक तरह से क्या है, मेमोरी को याद कर रहे हैं, जो उनकी पुरानी यादें हैं उन चीज़ों को याद कर रहे हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि पूरी नहीं हो पाई हैं, अनफिल्ड डिज़ायर हैं। ठीक है, तो 24 का देखते हैं हम। 24 में क्या है, हाउ डस रोगर बिहेव इन चर्च, यानी कि जो रोगर थे वो किस तरह से बिहेव करते थे चर्च के अंदर। तो हमको ये बताना है किस तरह से वो बिहेव करते थे। तो ही सेट्स एन एग्जाम्पल ऑफ पीटी एंड रिवरेंस, यानी कि उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया किसका, धर्म परायणता का और श्रद्धा का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, वो किसी को सोने नहीं देते थे। इस तरह से आपने इस चैप्टर पढ़ा होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। हु इज़ द सेंटर कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द लेमेंट, यानी कि इसका सेंटर कैरेक्टर बताना है। द लेमेंट के अंदर कौन था सेंटर कैरेक्टर, यानी कि एक तरह से मेन कैरेक्टर जो हमारा हीरो है वो कौन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अ कैब ड्राइवर, जो एक कैब ड्राइवर था वो ही इसका सेंटर कैरेक्टर था। तो हम आगे देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैब ड्राइवर इन द लेमेंट, तो हमको बताना है द लेमेंट के अंदर कैब ड्राइवर का नाम क्या था। देखो इन्होंने बिल्कुल पूछ लिया सेम ही। तो यहाँ पे हमको नाम बताना है कि कैब ड्राइवर का नेम कौन था। तो आयोना पोटापाउ था उसका नेम। 27 क्वेश्चन है हमारा। एट द एंड ऑफ द स्टोरी द लेमेंट टू हुम डज आयोना फाइनली पोर आउट हिज सोरो, तो स्टोरी के एंड में द लेमेंट जो थी स्टोरी उसके एंड में जो आयोना था यानी कि जो कैब ड्राइवर था वो एंड में अपना दुख किसको बताता है। तो ये पूछा है, तो क्या वो अपनी पत्नी को बताता है या फेलो ड्राइवर्स को बताता है या फिर हॉर्स को बताता है या फिर स्ट्रेंजर को बताता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, वो अपनी घोड़ी को जो उसका दुख था उसको बताता है। क्योंकि आपने देखा होगा स्टोरी के अंदर जब वो उसके जो पैसेंजर थे यानी कि
जिनको वो मतलब उसमें बग्घे में बैठा के उनके गोल तक छोड़ता था, उनको उन्होंने बताने की कोशिश की, लेकिन क्या होता है कि वो नहीं बता पाता है क्योंकि वो उसका मजाक उड़ाते हैं, या फिर कहीं देखता है कि वो अपना दुख बता रहा है लेकिन वो जिसे वो बता रहा है वो सो गया है। तो इसलिए इसने एट द एंड अपनी घोड़ी को अपना दुख बताया, क्योंकि इसका बेटा मर गया था। तो जब वो बता रहा था तो उसने कहा कि सबको एक दिन जाना है, तो इस वजह से वो मतलब कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था इसके दुख को सुनने में। तो अब हमारा क्वेश्चन आता है नेक्स्ट 28 क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द डायमंड नेकलेस। तो डायमंड नेकलेस के ऑथर कौन है? तो इसके जो ऑथर हैं वो है गाय दी मोपासंत। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। तो 29 देखते हैं हम, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी द लेमेंट। तो हमें 29 का आंसर बताना है कि द लेमेंट स्टोरी के जो प्रोटैगोनिस्ट थे वो कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है मैडम लुइसेल। ठीक है, लुइसेल इज़ द करेक्ट आंसर। मैडम लुइसेल इसकी जो है वो है प्रोटैगोनिस्ट। तो आप बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे क्योंकि द लेमेंट हमने अभी देखा इसमें कि आयोना पोटापाव है, और यहीं पे ही उन्होंने बता दिया है मैडम लुइसेल। तो मैं आपको एक क्लियर मतलब ये वाली बात क्लियर कर देती हूँ, जो द डायमंड नेकलेस है उसको हम क्या है द लेमेंट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ मत होना, क्योंकि द डायमंड नेकलेस की जो प्रोटैगोनिस्ट है वो यही है मैडम लुइसेल। तो जो द डायमंड नेकलेस है उसको हम द लेमेंट भी कह देते हैं। तो हम क्वेश्चन 13 देखते हैं अपना, हाउ डू द लुइसेल मैनेज टू रिप्लेस द लोस्ट नेकलेस। यानी कि आपने पढ़ा होगा द लोस्ट नेकलेस के अंदर कि वो अपनी फ्रेंड से नेकलेस उधार लेती है डायमंड का, बट उसको नहीं पता रहता है कि ये जो नेकलेस था ये है नकली जो उसने दिया था, लेकिन वो उसका असली समझती थी। तो फिर एट द एंड आके क्या हो जाता है कि उससे वो नेकलेस गुम हो जाता है। तो वो अपनी फ्रेंड को नहीं बताती है कि वो नेकलेस जो था मुझसे गुम हो गया। तो वो मतलब एक लेटर लिख देती है कि वो थोड़ा टूट गया था, वो सही होने के लिए सुनार को दिया है। तो इसके लिए वो क्या करती है, उसके लिए क्या वो मनी उधार लेते हैं, क्योंकि जो डायमंड नेकलेस था वो बहुत ज़्यादा महंगा था, और फिर उसको 10 साल गरीबी में जीना पड़ता है। तो जो बी है जो एक इसका करेक्ट आंसर है, द बोरो मनी एंड लिव इन पॉवर्टी फॉर 10 ईयर्स। तो हमारा 31 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द डायमंड नेकलेस। तो डायमंड नेकलेस की मेन थीम क्या थी, तो हमें बताना है। तो इसकी मेन थीम थी डिसेप्शन एंड वैनिटी। ठीक है, ये इसकी मेन थीम थी। वैनिटी यानी कि घमंड, डिसेप्शन यानी कि छल। 32 वाई इज़, एक मिनट, मटिल्डा डिससेटिस्फाइड विद हर लाइफ इन द डायमंड नेकलेस। तो इसमें बताया कि वो अपनी लाइफ से असंतुष्ट क्यों थी, क्योंकि वो शी वॉन्ट्स टू बी ए राइटर, क्योंकि वो राइटर बनना चाह रही थी, या फिर वो शादी नहीं करना चाह रही थी, या फिर उसे वेल्थ की, ब्यूटी की और लग्जरी की इच्छा थी, या फिर वो चाइल्डलेस थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, क्योंकि वो उसे ना बहुत ज़्यादा धन चाहिए था, ब्यूटी चाहिए थी और लग्जरी चाहिए थी, और इसी कारण क्या से क्या हो गया गाइस, उसने क्या लिया ना, नेकलेस उधार लिया। उसको लगा कि ये डायमंड का है, उसने उसको सच बताया नहीं अपनी फ्रेंड को कि वो मुझसे गुम हो गया, और उसके चक्कर में उसको 10 साल गरीबी में रहना पड़ा, कर्ज हो गया उसके सिर पर बहुत ज़्यादा, इस वेल्थ, ब्यूटी और लग्जरी के चक्कर में, और इसको कुछ नहीं मिला, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा गाइस। तो 33 क्वेश्चन देखते हैं हम, वाई डिड द चाइल्ड लैग बिहाइंड हिज पेरेंट्स इन द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड। जो द लॉस्ट चाइल्ड स्टोरी है इसके अंदर, तो बच्चा अपने पेरेंट्स से पीछे कैसे रह गया, कैसे बिछड़ गया। तो पहला ऑप्शन है बिकॉज ऑफ द स्टॉप्स ही टुक टू लुक क्लोजली एट हिज फेवरेट थिंग्स, क्योंकि वह क्या स्टॉप हो जाता था अपनी फेवरेट थिंग्स को देखने के लिए। ही वॉज वॉक स्लोली, क्योंकि वो धीरे चल रहा था, या फिर वह रो रहा था, या फिर ऑल ऑफ द वो, इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर ए है, क्योंकि जो चीज़ उसको फेवरेट थी, जो चीज़ उसको अच्छी लग रही थी, तो यानी कि उसे देखने के लिए वहीं पे खड़ा हो जाता था। वो खड़ा इसलिए होता था कि कि काश उसके पेरेंट्स उसे दिला दे, बट जब उसके पेरेंट्स उसे कहते थे कि आगे चलो, तो वो आगे चल देता था। तो हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड। तो ऑथर कौन है द लॉस्ट चाइल्ड स्टोरी के, तो ऑथर जो है हमारे हैं वो है मूल्क राज आनंद। तो 35 क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड द ऑथर वांट टू ईट एट द फेयर इन द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड। यानी कि जो
द लॉस्ट चाइल्ड स्टोरी है, उसके अंदर जो बच्चा है वह क्या खाना चाह रहा था? बर्फ़ी खाना चाह रहा था, पेस्ट्री खाना चाह रहा था, लड्डू खाना चाह रहा था या फिर जलेबी खाना चाह रहा था? तो वो खाना चाह रहा था गाइस बर्फ़ी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड? तो लॉस्ट चाइल्ड स्टोरी का थीम क्या है? क्लोज बॉन्डिंग बिटवीन पेरेंट्स और चिल्ड्रन, विलेज पीपल आर गुड, वी मस्ट गो टू द विलेज, या नन, हमको गांव में जाना चाहिए, या फिर विलेज पीपल अच्छे होते हैं, या फिर पेरेंट्स और जो चिल्ड्रन की बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा क्लोज है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ कि जिस तरह से हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसके बेसिस पे मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस की है। एक तो इन्होंने जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, मतलब सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे हैं इन्होंने, एक तो ऑथर से पूछे हैं कि इस स्टोरी का ऑथर कौन था, इस ऐसे का मतलब ऑथर कौन था, और सेकंड चीज़ है कैरेक्टर्स की, उन्होंने पूछा है कैरेक्टर्स यानी कि मेन कैरेक्टर कौन था, और थर्ड चीज़ है थीम। तो यानी कि ये जो चीज़ें हैं थीम, ऑथर और कैरेक्टर्स, ये ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिस बच्चे ने स्टोरी पढ़ी होगी और इन चीज़ों को याद करा होगा ऑफकोर्स उसका ना बहुत ज़्यादा अच्छा गया होगा एग्ज़ाम पेपर। तो जो बच्चे अब देंगे अपना फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम तो वो इन चीज़ों को ध्यान रखिए, और जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर में भी देंगे ना एमसीक्यू का एग्ज़ाम, तो उसमें आप जो देखो सेकंड सेमेस्टर में आपकी ना पोएम्स हैं, तो पोएम्स को याद रखना, और पोएम्स के जो वो हैं पोइट उनको भी याद रखना, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं हम, हमारा है 36 क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, सॉरी 37, ये दिख नहीं रहा थोड़ा, एक मिनट जस्ट वेट। तो हमारा 37 क्वेश्चन ये है, इन विच पीरियोडिकल एसे डिड सर रोगर एट चर्च अपीयर? तो इसका हमको आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, द स्पेक्टेटर। तो हम 38 क्वेश्चन को देखते हैं, वाई डज सर रोगर मेक हिज सर्वेंट अटेंड चर्च? यानी कि जो सर रोगर थे वो उसने क्या है अपने जो उसका सर्वेंट था उसको चर्च अटेंड करने के लिए क्यों कहा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड मोरलिटी, डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो हम 39 क्वेश्चन की बात करते हैं। 39 क्वेश्चन क्या है, व्हाट क्वालिटी ऑफ सर रोगर इज़ हाईलाइटेड इन द एसे सर रोगर एट द चर्च? यानी कि कौन सी क्वालिटी उनकी क्या है हाईलाइट हुई है सर रोगर एट द चर्च एसे में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, हिज डिवोशन टू रिलीजन एंड सिंपलिसिटी। यानी कि व्हाट क्वालिटी ऑफ सर रोगर इज़ हाईलाइटेड इन एसे सर रोगर एट द चर्च, यानी कि इसी टाइप का क्वेश्चन हमने अभी पहले देखा था कि यानी कि जो सर रोगर थी उनकी क्या क्वालिटी थी, तो हमने इसी तरह का क्वेश्चन सेम इसी तरह का क्वेश्चन देखा था, ठीक है। तो उनका वही है, उनका डिवोशन है जो रिलीजन है उसके प्रति और सिंप्लिसिटी के प्रति, ठीक है। तो 40 देख लेते हैं हम, 40 क्या है हमारा, तो 40 हमारा है, हु इज़ द क्लर्जी मैन एडमायर बाय सर रोगर, अ सिंपल एंड गुड प्रीचर ऑफ मोरल सरमन्स? तो इसका 14 का ए ही जो है वो करेक्ट आंसर है, इसका 14 का ए ही जो है वो करेक्ट आंसर है। और 41 क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ एसे प्रोफेशंस फॉर वुमेन? यानी कि इसकी इस जो ऐसे है इसकी ऑथर कौन थी? तो इसकी ऑथर थी वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ ने ही प्रोफेशंस फॉर वुमेन ये वाला ऐसे लिखा है, प्रोफेशंस फॉर वुमेन वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन विच कलेक्शन ऑफ एसे? तो हमको बताना है किस कलेक्शन ऑफ एसे में ये पब्लिश किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा सी, द डेथ ऑफ द मंथ एंड द अदर एसे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 43 क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल फॉर वुमेन राइटर इन प्रोफेशंस फॉर वुमेन अकॉर्डिंग टू वुल्फ? यानी वर्जीनिया वुल्फ के अकॉर्डिंग हमको बताना है कि वो कौन सी बाधाएं हैं वुमेन राइटर के लिए। तो वर्जीनिया वुल्फ का अकॉर्डिंग बताना है कि हमको बाधा बतानी है वुमेन राइटर के लिए कौन सी बाधा है। तो पब्लिशिंग रिस्ट्रिक्शन है, या फिर लैक ऑफ एजुकेशन है, या फाइनेंस डिपेंडेंस है, या द एंजल इन द हाउस है? इसका डी इज़ द करेक्ट आंसर है, द एंजल इन द हाउस है, क्योंकि पब्लिशिंग रिस्ट्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है और ना ही लैक ऑफ एजुकेशन डिपेंड करती है इस चीज़ के ऊपर ना, फाइनेंशियल डिपेंडेंस। लेकिन वर्जीनिया वुल्फ के अकॉर्डिंग डी जो है वो करेक्ट आंसर है। 44 की बात करते हैं हम, व्हाट प्रोफेशन डिड वुल्फ फर्स्ट टेक अप इन द प्रोफेशंस फॉर वुमेन?
ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ही है राइटर और नॉवलिस्ट, क्योंकि ना तो उन्होंने डॉक्टर, एक्ट्रेस वगैरह, टीचर वगैरह कुछ के इस इनमें से किसी के लिए नहीं कहा। सी जो करेक्ट आंसर है वो राइटर और नॉवलिस्ट है, क्योंकि राइटर और नॉवलिस्ट भी थी, इन्होंने बताया है कि ये किस तरह से लिखती थी और क्या ही परेशानी और बाधाओं का इनको सामना करना पड़ता था। तो 45 देखते हैं हम, विच बैरियर बिसाइड्स द एंजल इन द हाउस डज वुल्फ मेंशन एज डिफ़िकल्ट फॉर वुमेन टू ओवरकम। यानी कि अब इसमें बताया है कि द एंजल इन द हाउस बैरियर है, इसके अलावा वुल्फ ने क्या डिफ़िकल्टी जो है फॉर वुमेन टू ओवरकम कम, यानी कि जो डिफ़िकल्टी है उसको बताना है हमको। ये तो है एंजल इन द हाउस है। देखो जो बच्चे कंफ्यूज थे ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो अगर वो इस वाले क्वेश्चन को पढ़ते ना, उस वाले का करेक्ट आंसर दे सकते थे, क्योंकि एंजल इन द हाउस बताया है इन्होंने कि ये बाधा तो है, लेकिन उन्होंने मेंशन किया है डिफ़िकल्टी फॉर वुमेन टू ओवरकम, इसके अलावा क्या ही डिफ़िकल्टी है। तो स्पीकिंग अबाउट फीमेल बॉडी एंड एक्सपीरियंस, इसका जो बी है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इन कलाम्स थॉट विच वैल्यू इज़ एसेंशियल टू पेट्रियोटिज्म, यानी कि कलाम जो हैं उनके विचार के अनुसार क्या चीज़ एसेंशियल है किसके लिए, देशभक्ति के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए। तो हमको बताना है उनके अकॉर्डिंग क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो साइंटिफिक आउटलुक जो है वो इम्पोर्टेंट है कलाम जी के अकॉर्डिंग। तो 47 देखते हैं, अकॉर्डिंग टू कलाम व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ पेट्रोइज्म इन डेली लाइफ। तो ग्रेटेस्ट एक्सप्रेशन क्या है किसी भी देशभक्त के लिए अपनी जीवन लाइफ में, तो इनका क्या है, डिस्चार्जिंग वंस ड्यूटी सिंसियरली इन एनी प्रोफेशन, यानी कि जो भी तुम किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी कोई मतलब किसी भी तरह का व्यवसाय कर रहे हो, लेकिन अपनी ड्यूटी को क्या है सिंसियरली करो, इनका ये मानना था। ठीक है, व्हाट डिड कलाम सी एज द बिगेस्ट थ्रेट टू ट्रू पेट्रोइज्म। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 48 का बी, डिवीजन ऑन पॉलिटिक एंड रिलीजियस लाइन। ठीक है, हम 49 वाले क्वेश्चन पे देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ मैन अकॉर्डिंग टू बेकन कंडम्स स्टडीज, यानी किस प्रकार के व्यक्ति स्टडी की क्या करते हैं, निंदा करते हैं, बुराई करते हैं। तो हमको बताना है किस तरह के व्यक्ति पढ़ाई की या स्टडी की क्या करते हैं, निंदा करते हैं बैकन के अकॉर्डिंग। तो क्राफ्टी मैन जो हैं वो पढ़ाई की क्या करते हैं, निंदा करते हैं। अकॉर्डिंग टू बैकन व्हाट इज़ द एटीट्यूड ऑफ सिंपल मैन टुवर्ड्स स्टडीज़। तो हमको बताना है बैकन के अकॉर्डिंग सिंपल मैन जो साधारण व्यक्ति रहते हैं उनका स्टडी के प्रति क्या दृष्टिकोण रहता है। तो वो क्या करते हैं, एडमायर करते हैं स्टडी को। ठीक है, दे एडमायर दैम। तो 51 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बैकन व्हाट इज़ द एटीट्यूड ऑफ वाइस मैन टुवर्ड्स स्टडीज़। तो हमको बताना है जो वाइस मैन होते हैं उनका स्टडी के प्रति किस तरह का एटीट्यूड होता है। तो वो क्या करते हैं, वाइस मैन क्या करते हैं, यूज़ करते हैं स्टडी को। तो इसका डी जो है वो करेक्ट आंसर है, दे यूज़ दैम। 52 है, विच एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू बैकन इज़ बेस्ट फॉर लंग्स। तो हमको बताना है कि लंग्स के लिए कौन सी एक्टिविटी बेस्ट है। तो इसके अंदर जो है वो बॉलिंग, फेंसिंग, स्विमिंग और वॉकिंग, इनमें से हमको बताना है। बट लेकिन इनमें से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू बैकन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शूटिंग, SHOOTING। तो अकॉर्डिंग टू मी आपको इसका जो है बोनस पॉइंट मिलेगा, क्योंकि ऑप्शन इन्होंने गलत दे रखे हैं। तो शूटिंग जो है वो करेक्ट आंसर है बैकन के अकॉर्डिंग। 53 क्वेश्चन देखते हैं हम, who accordingly to Bacon should use study wisely and practically। तो यानी कि बैकन के अकॉर्डिंग कौन क्या है स्टडी को वाइजली और प्रैक्टिकली यूज़ करता है। तो ऑल मैन तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने बताया है, और ना ही बिजनेसमैन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्टेट्समैन। तो 54 देखते हैं हम, विच स्टडीज रिकमेंडेड बाय बैकन टू क्योर अ वंडरिंग विट। यानी कि जिन लोगों का जो ध्यान है वो भटक जाता है तो उसको क्या पढ़ना चाहिए बैकन के अकॉर्डिंग, क्या रिकमेंड किया था बैकन ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 54 का ए, मैथमेटिक्स। यानी जिन बच्चों का या फिर जिन लोगों का ध्यान अधिक भटकता है तो उनको क्या है, मैथ्स पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे जो है फोकस बढ़ता है। तो 55 देखते हैं, अकॉर्डिंग टू बैकन व्हाट डू हिस्ट्री मेक मैन। जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री पढ़ने से जो व्यक्ति है वो क्या बनता है। तो हिस्ट्री पढ़ने से व्यक्ति बनता है वाइज, यानी कि चालाक बनता है। तो इसका भी जो है वो करेक्ट आंसर है। 56 को देखते हैं, विच स्टाइल इज़ चीफली मार्क्ड बाय बैकन इन ऑफ स्टडीज़। तो इसका देखते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका 56 का करेक्ट आंसर सी है, एफोरिज्म एंड ब्रेविटी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम 57 को देख लेते हैं, वाई डज विवेक आनंद क्रिटिसाइज ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ द बेस्ट।
तो 57 क्वेश्चन है हमारा, वाई डज विवेकानंद क्रिटिसाइज ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ द वेस्ट। तो उन्होंने जो वेस्ट था उसको क्रिटिसाइज़ क्यों किया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है इट वीकनेस इंडियंस स्पिरिचुअल फाउंडेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी करेक्ट आंसर है। तो 58 क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पावर पॉइंट व्यू। तो इसमें से हमें देखना है कि पावर पॉइंट व्यू कौन सा नहीं है। तो डाटा शीट जो है वो क्या है, पावर पॉइंट व्यू नहीं है। तो 59 क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए पॉपुलर ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। यानी कि पॉपुलर ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म देखना है हमें कि इनमें से कौन सा है। तो 59 का हमारा जो करेक्ट आंसर है ए आंसर, 59 का ए आंसर हमारा करेक्ट आंसर है। वर्डप्रेस जो है वो क्या है, पॉपुलर ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। तो हम 60 क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा 60 क्वेश्चन क्या है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज फॉर अ फॉर्मल लेटर। यानी कि लेटर के एंड में जो हम थैंक यू, योर लविंग, योर सिंसियरली वगैरह लिखते हैं, तो इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है, सबसे अच्छा कौन सा है। तो बी जो है करेक्ट आंसर है, योर सिंसियरली और योर फेथफुली। योर्स फेथफुली जो है वो करेक्ट है। तो 61 देखते हैं, व्हाट डज़ ईमेल स्टैंड फॉर। ईमेल का जो फुल फॉर्म है हमको वो बताना है। तो 61 का ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ईमेल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मेल। 62 की बात करते हैं, विच प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड बाय ईमेल क्लाइंट्स टू रिसीव मेल्स फ्रॉम अ सर्वर। तो कौन सा उसका यूज़ करते हैं, ये 60 इसका 3 आंसर, वो 63 का शायद 64 था, ये 62 का हमारा सी करेक्ट आंसर है, POP3 IMAP। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63। रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन। तो यानी कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उनको लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो है 1913 में इनको पुरस्कार मिला था। 64 क्वेश्चन है हमारा, विच कलेक्शन ऑफ पोएम्स अर्न टैगोर द नोबेल प्राइज़। तो देखो यहाँ तो इन्होंने सन पूछ लिया कि किस सन में नोबेल प्राइज़ मिला था, और यहाँ पूछ लिया इन्होंने पोएम या फिर किस कलेक्शंस ऑफ पोएम के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो इनको मिला था गीतांजलि के लिए, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। 65 देखते हैं, हु आर द टू मेन यंग आर्टिस्ट लिविंग टुगेदर इन द स्टोरी द लास्ट लीफ। यानी कि लास्ट लीफ में कौन सी 2 यंग आर्टिस्ट थी जो एक साथ रहती थी। तो शू और जॉन्सी इज़ द करेक्ट आंसर। शू और जॉन्सी एक साथ रहती थी। तो हम देख लेते हैं 66 को, हु इज़ द बेयरमैन इन द लास्ट लीफ। तो बेयरमैन कौन था लास्ट लीफ में, तो बेयरमैन क्या था, एक क्या है 60 की उम्र का एक ओल्ड वो पेंटर था जो कि नीचे रहता था। यानी कि जो शोर जॉन्सी थी वो सेकंड फ्लोर पे रहती थी और ये नीचे रहती थी, फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी, वो नीचे रहती थी। तो 67 क्या है, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द लास्ट लीफ। हमें लास्ट लीफ का सेंट्रल थीम बताना है। तो इसका जो है सेक्रीफाइस एंड होप है, क्योंकि जो बेयरमैन था उसको क्या हो जाता है, न्यूमोनिया हो जाता है। शोर जॉन्सी में से किसी को हो जाता है, मेरे को याद नहीं है अभी नाम क्लियरली। और तो उसको क्या लगता है कि अगर इस पेड़ की मतलब सामने एक लता होती है, बेल होती है, और उसको लगता है इस पर एक लास्ट लीफ लगी रहती है, वो सोचती है कि अगर लास्ट लीफ गिर जाएगी, इसकी लास्ट लीफ गिरते ही मैं भी मर जाऊंगी। बट लेकिन जो बेयरमैन था उसने ऐसा होने नहीं दिया, और उसने क्या है वॉल पे एक लीफ ड्रॉ कर दी, जिससे उस देख कर लगता था कि हाँ ये लीफ अभी गिरी नहीं है। और लेकिन उससे बेयरमैन क्या हो गया, बीमार हो गया, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश थी। तो बेयरमैन तो मर गया लेकिन वो बच गई। इन विच सिटी द स्टोरी द लास्ट लीफ सेट। तो लास्ट लीफ किस सिटी में लिखी गई है, तो न्यूयॉर्क में लिखी गई है। ये 69 क्वेश्चन है, हु रोट लास्ट लीफ। लास्ट लीफ को किसने लिखा है, तो लास्ट लीफ को ओ हेनरी ने लिखा है। तो अब हमारा 70 क्वेश्चन देखते हैं। 70 क्वेश्चन क्या है, वाई डिड द चाइल्ड से नो टू ऑल थिंग्स ही वॉन्ट्स अर्लियर क्राइंग फॉर इन द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड। हमने लॉस्ट चाइल्ड के अंदर देखा कि जो बच्चा रहता है वो मेले में जाता है अपने माता पिता के साथ, लेकिन वो मेले में क्या है बिछड़ जाता है। तो अब पूछ रहे हैं जब वो बिछड़ जाता है तो लेकिन जो अनजान व्यक्ति होता है वो उसको उठा लेता है, वो उससे कहता है
कि मिठाई ले लो, गुब्बारे ले लो, लेकिन वो सभी चीज़ों को क्या है, मना कर देता है। तो इसमें पूछा है कि उसका क्या कारण है, क्या उसने अपना इंटरेस्ट, जो उसका इंटरेस्ट था वो लॉस्ट हो गया था, या फिर उसका इंटरेस्ट चेंज हो गया था, या फिर उसके लिए इन चीज़ों से ज़्यादा महत्वपूर्ण उसके माता पिता थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। वो उन चीज़ों को प्यार करता था लेकिन अपने पेरेंट्स से ज़्यादा नहीं। हु इज़ द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी अंडर द बनियन ट्री? तो इसमें हमें हीरो बताना है। अंडर द बनियन ट्री में हीरो कौन है? तो वो है नाम्बी। नाम्बी इज़ द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द अंडर द बनियन ट्री स्टोरी। तो व्हाट वाज नाम्बी स्पेशल टैलेंट इन द स्टोरी अंडर द बनियन ट्री? तो अंडर द बनियन ट्री जो थी उसके अंदर जो नाम्बी था उसके अंदर कौन सा स्पेशल टैलेंट था हमको ये बताना है। तो उसके अंदर था टेलिंग स्टोरीज़। वो स्टोरीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से बताता था, सुनाता था। तो 73 की बात करते हैं हम। व्हाट डिसीजन डज नाम्बी टेक आफ्टर लूजिंग हिज स्टोरी टेलिंग एबिलिटी? तो व्हाट डिसीजन, जब वो यानी कि जो नाम्बी था जब वो कहानियों को भूलने लगा, अपनी स्टोरी टेलिंग की जो एबिलिटी थी उसको भूलने लगा, तो उसने क्या डिसीज़न लिया? तो उसने डिसीज़न लिया कि वो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। और नाम्बी का मानना था कि ये मेरी मतलब जो ये मेरी स्टोरी टेलिंग का जो टैलेंट था वो क्या है, गॉडेस का ही दिया हुआ था, लेकिन उन्होंने अब मेरी जो शक्तियाँ हैं उनको वापस छीन लिया है। तो 74 की बात करते हैं। व्हाट डज द बनियन ट्री सिम्बलाइज इन द स्टोरी अंडर द बनियन ट्री? यानी कि जो बनियन ट्री था वो किस चीज़ का सिम्बलाइज था, किस चीज़ का सिंबल था स्टोरी के अंदर, अंडर द बनियन ट्री के अंदर? तो वो ट्रेडिशनल एंड कम्युनिटी गैदरिंग था, इसका वो क्या था, सिंबल था। क्योंकि स्टोरी के अंदर जो नाम्बी था वो स्टोरी बनियन ट्री के पास ही बैठकर सुनाता था और वहाँ पर सब आ जाया करते थे। ठीक है, तो 75 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं। विच थीम इज सेंट्रल टू द स्टोरी अंडर द बनियन ट्री? तो हमें अंडर द बनियन ट्री जो है इस स्टोरी का हमको सेंट्रल थीम बताना है कि इसका जो सेंट्रल थीम था वो क्या था। द फेडिंग ऑफ आर्ट एंड इंस्पिरेशंस। 74 का डी जो है वो हमारा 75 का डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, जिन बच्चों का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है या जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आए हैं, जिनका OMR बेस्ड क्या है क्वेश्चन पेपर है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, ठीक है, और अगर आपका सिलेबस इससे रिलेटेबल है तो आप एक चीज़ को याद रखना। कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ। पहली बात तो ऑथर, जो हमारे ऑथर हैं या फिर ऑथर हैं, पोइट है या एसेइस्ट है, उनके नाम याद रखना और साथ ही उन्होंने जिस पोएम को लिखा है या जिस स्टोरी को लिखा है उन्होंने उसको याद रखना। ठीक है, और साथ ही साथ मेन थीम जो है स्टोरी का जो मेन थीम है उसको याद रखना कि इसके अंदर क्या थीम है, किस तरह का थीम है, क्या है, और जो उसके कैरेक्टर्स हैं उसके कैरेक्टर्स को याद रखना और साथ ही उनका वर्क को भी ध्यान देना। जैसे कि आयोना पोटाबाव में पूछ लिया था कि कैब ड्राइवर कौन था या फिर कैब ड्राइवर का नाम बताओ। ठीक है, इस तरह से ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल ही लर्न रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपने खुद देखा होगा इसके अंदर अगर एक स्टोरी से जैसे अंडर द बनियन ट्री से इन्होंने क्वेश्चन ही उठाया है तो उसका ऑथर पूछा है, उसकी थीम पूछी है, ठीक है, और ये भी पूछा है कि उसके पास कौन सा टैलेंट है, यानी कि क्या काम करता था एक तरीके से। अगर हम देखें द लास्ट लीफ में उन्होंने पूछा है वो बेयरमैन कौन है, शू और जॉन्सी के बारे में पूछा है उन्होंने, उसका मेन थीम पूछा है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा प्लीज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नज़र आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना। थैंक यू।